हेलो बच्चों बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फाउंडेशन के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने के लिए मैंने एक अच्छे स्टूडेंट का सॉल्यूशन पेपर लिया है, ये देखो, ठीक है। और इस वीडियो लेक्चर में मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि हमें क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कैसे करना होता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम कैसे भी सॉल्व करो, सिर्फ आंसर निकालना होता है। बट बोर्ड में क्या होता है कि बोर्ड में हमें एक प्रॉपर मेथड से ना सॉल्व करना होता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, कहीं पे फॉर्मूला लिखना होता है, फॉर्मूला नहीं लिखते, कोई इंपॉर्टेंट स्टेप मिस कर देते। मतलब जो जनरल एरर है उस पर मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो लेक्चर में। और साथ साथ ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, इसका मैं एक ओवरऑल इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दूंगा, ठीक है। ये एक अच्छे स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर उठाया मैंने। जैसे तुम इसमें देखो, ये इस बच्चे ने ना सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेक्ट किए। ये देखो, इसने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखा है। अब इस ऑब्जेक्टिव में तो सॉल्यूशन है नहीं, तो मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया हुआ है। सबसे पहले तुम ये देखो कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y। इस कर्व के ऊपर हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जो 0,5 पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस पर हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, कर्व ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y, अल्फा बीटा पॉइंट मान लिया। अब अल्फा बीटा पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, उससे भी पहले अल्फा बीटा का कर्व के ऊपर लाई कर रहा है तो कर्व की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे हमने सेटिस्फाई करा दिया, ठीक है। उसके बाद हमने अल्फा बीटा पॉइंट से जो हमारा पॉइंट है, गिवन पॉइंट क्या हमारा 0,5, इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लिया। ये देखो, डिस्टेंस निकाल लिया, इसको हमने एक बीटा फंक्शन बोल दिया। फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट है ना, तो हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर करने के बाद हमें क्या मिला, बीटा स्क्वायर माइनस 8 बीटा प्लस 25। अब हमें अगर मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लिया, फिर उसके डेरिवेटिव को 0 के इक्वेट किया, ठीक है। अब डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करने के बाद बीटा की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 4। तो जैसे ही बीटा की वैल्यू 4 मिली, वैसे ही हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, आंसर हमें दिख गया। देखो, इसी को मैं है ना, वाई कोऑर्डिनेट 4 है, बाकी ये जो 3 ऑप्शन है इसमें तो किसी में वाई कोऑर्डिनेट 4 नहीं है, तो ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। बट अगर फर्दर हमें सॉल्व करना है तो हमने क्या किया, डबल डेरिवेटिव लिया, उसमें बीटा की वैल्यू 4 डाली, तो हमें क्या मिल गया, एफ डबल डैश 4, ये ग्रेटर देन 0 मिला। इसका मतलब है कि व्हेन बीटा इज इक्वल्स टू 4 तो फंक्शन मिनिमम होगा, तो इसका मतलब हमें बीटा मिल गया। तो बीटा के वैल्यू को हमने फर्स्ट इक्वेशन में डाला तो हमें अल्फ़ा मिल गया। अल्फ़ा का वैल्यू क्या मिला हमें, 2√2। तो हमें पॉइंट क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 2√2,4। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस मैट्रिक्स का हमें वैल्यू, ये मैट्रिक्स ए गिवन है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल है, या डिटर्मिनेंट ए 2 to इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहा है, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 to 4 के बीच में लाई कर रहा है, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 to 4 के बीच में लाई कर रहा है, इंक्लूडिंग 2 इंक्लूडिंग 4। तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, ये डिटर्मिनेंट गिवन है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू हमें क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमें मिला 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मेरी बात को सुनो, साइन थीटा जो होता है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर। कोई भी थीटा उठा लो, साइन थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1, क्लियर। अब अगर साइन थीटा -1 से 1 के बीच में है तो साइन स्क्वायर थीटा 0 से 1 के बीच में होगा। फिर हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। फिर हमने 2 ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद हमें क्या मिल गया, 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा लाइज बिटवीन 2 to 4। इसका मतलब क्या हुआ हमारा, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी हो गया, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास 2 डिटर्मिनेंट का वैल्यू गिवन है, तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करेंगे, 2/2 ऑर्डर है तो क्रॉस करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 36, यहाँ पे क्या होगा 36 - 36 0, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिल गई 36। यहाँ पे बच्चों तुम लोग जनरल मिस्टेक क्या करते हो, मैंने क्वेश्चन पेपर चेक किया है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को मैं यही देखता हूँ, यहाँ से वो एक्स की वैल्यू 6 निकालेंगे, ठीक है,
और यहाँ पे 6 निकालने के बाद ये देखेंगे कि ऑप्शन में भी यहाँ पे देखो 6 है, तो ए को वो टिक कर देंगे, जो गलत हो जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर 36 के इक्वल है तो एक्स की वैल्यू तो ±6 होगी ना। समझ रहे हो बात में? इसको फंसाने के लिए ना, स्टूडेंट को फंसाने के लिए इसने एक ऑप्शन 6 भी दे रखा है, बट ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? +-6। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36 है, देन एक्स इज इक्वल्स टू +-6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ए करेक्ट ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और फिर बोल रहा है कि ए स्क्वायर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो बताओ इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा? ए स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर, ए मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई किया, ये किसके इक्वल है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, इक्वल कर दिया हमने। अब ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल गया? यहाँ पे ये ज़ीरो, और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये ज़ीरो, तो 0 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी तो सेम होंगे, तो ये ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा किसके इक्वल होगा? 1 के। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल्स टू 1। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा को राइट हैंड साइड में ले जाओ तो क्या मिल जाएगा? 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल्स टू 0। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से इसका क्या मिला हमें? सी करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें क्या बोल रहा है? ए एंड बी आर एनी 2 इवेंट्स सच डैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो बोल रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है। बच्चे जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है, इसमें साफ साफ ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये किसके इक्वल मिलेगा? 0 के इक्वल मिलेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही मिला ना हमें। यहाँ से हमें मिला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये किसके इक्वल मिला? ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल मिला। देख लो, ये मिल गया। अब देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हमने क्या फाइंड आउट किया हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहाँ पे पुट कर दिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या मिल गया? 1। तो इसका मतलब बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी हमारा क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो यहाँ से इसमें क्या मिला? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो यहाँ पे कॉमन मिस्टेक क्या होती है, बहुत सारे बच्चे करते हैं। कॉमन मिस्टेक ये होता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो क्या करेंगे कि जो x का कोफिशिएंट है ना, ये x का जो कोफिशिएंट है y, या फिर तुम ऐसे बोलो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट का है, dx अपॉन dy प्लस ये p1x इज इक्वल्स टू q1, इस फॉर्मेट का है। जनरल एरर क्या है जो तुम लोग मिस्टेक करते हो वो बता रहा हूँ। कभी भी हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है ना, तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने का मतलब कि यहाँ से dx अपॉन dy का जो कॉफिशिएंट होगा शुड बी 1, ये 1 होना चाहिए। यहाँ पे तो नहीं है dx अपॉन dy का कॉफिशिएंट 1, यहाँ पे तो है 1 माइनस वाई स्क्वायर। बहुत बच्चे को मैंने क्या देखा है कि वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे लिखेंगे, ई पे पावर इंटीग्रल, यहाँ पे क्या होगा? कॉफिशिएंट क्या है इसका? x का कॉफिशिएंट y है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे y dy, और फिर वो क्या लिखेंगे? ई पे पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2, ये बोल देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। उसके बाद बोलेंगे कि ये तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तुम्हें क्या करना होता है कि जब भी तुम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करोगे, फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होता है? जब dx अपॉन dy या dy अपॉन dx का कॉफिशिएंट 1 होगा। मैं बार बार इतना जोड़ दे के क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इस बात को याद रखना है। ये एक जनरल मिस्टेक है जो हर बच्चे करते हैं, हर बच्चे नहीं, मतलब 40-50% स्टूडेंट ये गलती करते हैं। अब मैंने क्या किया? मैंने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को 1 माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो बेटा ये आया हमारा x का जो कॉफिशिएंट, ये आया, ठीक है। अब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा?
ई पे पावर, एक्सपोनेंशियल लिखने का मतलब क्या है, ई पे पावर, ये हमने ले लिया। फिर यहाँ से हमने अब ये तो एक इंटीग्रल हो गया, सिंपल इंटीग्रल, माइनस कॉमन ले लिया, फिर 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बन गया ना, ऊपर 2 से डिवाइड भी कर दिया, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बन गया न्यूमरेटर में। तो क्या होगा, ये वाला इंटीग्रल का फॉर्मूला लग जाएगा ना, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। ये क्या होता है बच्चे, ये होता है ना लॉग ऑफ एफ एक्स, ये फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा, तो इसको हमने यूज़ कर लिया। ये क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल -1/2 लॉग ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का काम क्या कर रहा है, वाई स्क्वायर -1। फिर लॉग की प्रॉपर्टी है, ये -1/2 क्या होगा, वाई स्क्वायर -1 का पावर बन जाएगा, तो पावर बना दिया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा लॉग, फिर एक और लॉग की प्रॉपर्टी है, ये अच्छा लॉग की प्रॉपर्टी नहीं, ये -1/2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। एक और लॉग की प्रॉपर्टी क्या यूज़ किया है, ई पे पावर लॉग एक्स, ये एक्स होता है। ठीक है, तो देखो ई पे पावर लॉग और ये एक्स का काम कर रहा है ये पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स लिख दिया, ये किसके इक्वल हो गया, 1/√y²-1। ठीक है, एक्सपोनेंशियल लिखने का मतलब क्या है कि एक्सपोनेंशियल के बाद जो ब्रैकेट में लिख रहे हैं ना, इसका मतलब है कि ये जो भी ब्रैकेट में लिख रहे हैं ये ई के ऊपर पावर है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये हो गया हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ठीक है, द एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल्स टू -2 एंड एक्स इज इक्वल्स टू 1। सबसे पहला मेरा स्टेटमेंट सुन लो और याद रखना, चूंकि ये क्वेश्चन जो है ना ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहीं भी कंपलसरी नहीं है कि तुम्हें सॉल्यूशन दिखाना है। ठीक है, तुम रफ में सॉल्व करो, फाइनल आंसर टिक करना है तुम्हें, या फाइनल आंसर या फाइनल ऑप्शन लिखना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट जो अभी बोल रहा हूँ उसको ध्यान में रखना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जिसका मैंने फाउंडेशन पेपर चेक किया है उसमें एक जनरल मिस्टेक क्या है कि एरिया अंडर द कर्व कि जब वो क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना तुम लोग, तो उसमें फिगर ड्रॉ नहीं करते हो, डायग्राम ड्रॉ नहीं करते हो। अगर तुमने ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता जहाँ पे तुम्हें सॉल्यूशन शो करना होता, या 4 मार्क्स का होता, 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता, और अगर तुम डायग्राम ड्रॉ नहीं करोगे तो मार्क्स काट लेंगे। तुम एनसीईआरटी में भी देख लेना, जितने भी क्वेश्चन है एरिया अंडर द कर्व में सब में डायग्राम ड्रॉ है। तो बच्चे डायग्राम ड्रॉ करना होगा, फिर उसमें जिस रीज़न का तुम एरिया निकाल लो उस रीज़न को तुम्हें शेड भी करना होगा, तभी जाके फुल मार्क्स मिलेंगे। तुमने पूरा आंसर सही निकाला तो भी 1-2 मार्क्स काट लेंगे। क्यों, क्योंकि तुमने डायग्राम ड्रॉ नहीं किया। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने भी डायग्राम ड्रॉ नहीं किया, ज़रूरत नहीं है डायग्राम ड्रॉ करने की। ठीक है, बट अगर ये क्वेश्चन होता सब्जेक्टिव तो डायग्राम ड्रॉ करना होता, याद रखना इस बात को। एरिया बोल रहा है निकालने के लिए, तो हमने क्या किया, ये कर्व गिवन है। ठीक है, ये हमारा पास कर्व है, x इज इक्वल्स टू -2 से लेके x इज इक्वल्स टू 1 के बीच का एरिया निकालना है। इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेट करना है x³ को फ्रॉम -2 to 1। इंटीग्रेट करने के बाद भी यहाँ पे फिर बच्चों का, तुम लोगों का मिस्टेक क्या होता है वो बता रहा हूँ। एरिया हमेशा याद रखना पॉजिटिव होता है बच्चे, इसीलिए मैंने यहाँ पे मॉड दे रखा है। अगर तुम्हें मॉड नहीं लिखना है तो जो भी तुम यहाँ पे वैल्यू निकालते हो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो। जैसे यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आंसर आ रहा है -15/4, और यहाँ पे देखो मज़े की बात क्या है कि यहाँ पे एक ऑप्शन भी दे रखा है -15/4, तुम लोगों को ही कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन तो बोल रहा है एरिया, और यहाँ पे एक ऑप्शन निगेटिव में दे रखा है। अब तुम लोग क्या करोगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, ये एरिया भूल जाते हैं, वो सीधे इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करेंगे, इस इंटीग्रल को, उनका आंसर आएगा -15/4। अब वो देखेंगे अरे ये तो -15/4 यहाँ ऑप्शन में भी है, तो इसको टिक कर देंगे, फिर यहीं तुम गलती कर बैठोगे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये 15/4। ठीक है, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से हमें क्या मिला, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ़ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी 2 वेक्टर ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल क्या दे रखा है, थीटा। फिर क्या गिवन है, मॉड ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो बस सिंपल सी बात है, ए डॉट बी क्या होता है, ये तो पहले ही होता है हमारा क्या, स्केलर क्वांटिटी।
इसका मॉड क्या होता है, ए डॉट बी का मॉड क्या होगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ए क्रॉस बी स्केलर है, बट इसका जब तुम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे, सॉरी ए क्रॉस बी वेक्टर है, जब तुम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। यहाँ से मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कैंसिल, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो ये आ गया tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो थीटा इज इक्वल्स टू π/4। तो ये क्या मिल गया, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से हमें क्या मिला, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, हमें इस इंटीग्रल को इवेलुएट करना है। ठीक है बेटा, ये हमारा ना स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे। इससे सबसे पहले मैंने क्या किया कि 9 कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। अब ये इंटीग्रल किस फॉर्मेट में आ गया, ये इस फॉर्मेट में नहीं आ गया, 1/x² प्लस a² dx के फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रल क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, यही होता है ना। तो यहाँ पे देख लो 1/9 तो पहले बाहर है, a का काम क्या कर रहा है 2/3, तो 1/a तो 1/2/3 tan इनवर्स x/a का काम क्या कर रहा है 2/3। तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, फिर पहले अपर लिमिट डालो 2/3, लोअर लिमिट डालो 0, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 1 इज़ π/4, tan इनवर्स 0 इज़ 0, तो क्या आ गया π/24। तो π/24 का मतलब सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर डी में। बच्चे इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है। अगर तुमने इंटीग्रल पढ़ रखा है तो इसको तुम इस फंक्शन को देखते ही समझ जाओगे कि हमें करना क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसको पहले हमने फंक्शन निकाला, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। ठीक है, यहाँ से हमने ए और बी का वैल्यू निकाला, तो ए का वैल्यू हमें क्या मिला -1 और बी का वैल्यू क्या मिला 2। फिर ये फंक्शन में डाला, इसमें डाला यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा -1/x-1 और 2/x-2। ठीक है, अब ये लॉग में आ जाएगा, तो पहले मैंने इसको पहले लिख दिया यहाँ पे, उसके बाद इसको यहाँ पे बाद में लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये 2 क्या हो जाएगा, इस पर पावर आ जाएगा x-2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा, फिर log a माइनस log b log a/b, तो क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा। इसका मतलब बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन। मैंने यहाँ पे हैंड रिटन जो भी है ना सॉल्यूशन लिखा हुआ है, क्योंकि ये जिस बच्चे का मैंने क्वेश्चन पेपर उठाया उसने सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कहीं शो नहीं किया है। अब जो मैं करने जा रहा हूँ, ये एक अच्छे स्टूडेंट का मैंने सॉल्यूशन पेपर लिया है, इससे डिस्कस करूँगा। और मैंने इसी का क्यों लिया है, बिकॉज इसने हर एक स्टेप को अच्छे से लिखा है। ऐसे ही तुम्हें लिखना है, अगर तुम ऐसे लिखोगे ना तो तुम्हारा मार्क्स नहीं कटेगा। सबसे पहली बात क्या कि बहुत बच्चों का जनरल मिस्टेक क्या होता है कि वो ये सब चीज़ की परवाह ही नहीं करते हैं कि हमें वेरी शॉर्ट लिखना है, क्वेश्चन शॉर्ट लिखना है। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन नंबर की ही परवाह नहीं करते हैं, वो सीधे ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन और सॉल्यूशन लिखने लगेंगे। तो जो भी टीचर तुम्हारा सॉल्यूशन पेपर चेक करेगा बेटा, वो इरिटेट हो जाएगा, और किसी को भी इरिटेट करोगे तो 1-2 मार्क्स वो तो काट ही लेगा। तो ये छोटी छोटी बात है जो मैं बताने जा रहा हूँ। बोर्ड का जो मार्क्स होता है बेटा, आपके जीवन भर आपके साथ होता है। ठीक है, तो इन छोटे छोटे मिस्टेक को नहीं करना बोर्ड एग्ज़ाम में। जैसे देखो इसने लिखा है ना वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसने यहाँ मेंशन किया है, ये अच्छी बात है, अच्छी नहीं, ये कंपलसरी, ये करना ही है तुम्हें। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो इसमें क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, फिर बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करो इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो बेटा अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और दोनों गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये देखो इसने कितने अच्छे से लिखा है, एज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ये सब जो चीज़ है ना ये इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये मेंशन करना होगा कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसीलिए हमने ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ किया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में। बच्चे डायरेक्शन रेशियो गिवन है और तुमसे क्या बोल रहा है, ए लाइन हैज़ अ डायरेक्शन देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो बोल रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन निकालो।
अगर डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो डायरेक्शन कोसाइन निकालो। तो देख लो यही होता है फॉर्मूला। ए बी सी गिवन है, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ए सी हो गया, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। फिर क्या होगा, बी अपॉन सिग्मा ए स्क्वायर, सिग्मा ए स्क्वायर लिखने का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो सी अपॉन सिग्मा सी स्क्वायर, यही होता है ना। देखो इसने कितने अच्छे से लिखा है, अब बिल्कुल करेक्ट कैलकुलेट किया है यहाँ पे, इसका ये डायरेक्शन कोसाइन आ गया। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। इसने क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 को स्किप किया है, आगे किया है मे बी, क्वेश्चन नंबर 14 किया है। तुम लोग भी अपने दिमाग में एक चीज़ बना के रखो कि कोशिश करो कि क्वेश्चन है ना सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करो। ठीक है, अगर तो आगे पीछे कर रहे हो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इससे मार्क्स नहीं कटते हैं, बट एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखो, यहाँ पे ऑर्डर डिग्री फाइंड आउट करना था, तो यहाँ पे देखो करेक्ट है, ऑर्डर 3 निकाला, डिग्री 2 निकाला, तो इसमें भी इसको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। देखो इसके मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे, यहाँ से 10 मार्क्स आ गए इसको। ठीक है, यहाँ पे इसको 2 मार्क्स मिल गए, यहाँ भी इसको 2 मार्क्स मिल गए, बेटा यहाँ भी इसको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, यहाँ भी 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और देखो इस बच्चे ने कितना अच्छा किया है, यहाँ भी ऐसे, यहाँ पे इसने क्या किया है, इसके लिए भी कांस्टेंट C1 ऐड किया है, इसके लिए भी कांस्टेंट C2 ऐड किया है, बट ये ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, 2 इंटीग्रल है ना, दोनों को सॉल्व कर लो, फाइनल एक अपना C ऐड कर दो। बट यहाँ पे इसने मेंशन किया है, फिर इसने C लिखा और यहाँ पे मेंशन किया C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। ठीक है, ऐसे भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों को सॉल्व करने के बाद लास्ट में एक कांस्टेंट ऐड कर दो। ठीक है, यहाँ भी इसको 2 मार्क्स मिल गए। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है बच्चे, ये हमारा दे रखा है मैट्रिक्स इक्वेशन, यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो पहले तो एक्स को इसने देखो कितने अच्छे से, एक पहले स्टेप जो गिवन है, ये तो हमारा गिवन है, गिवन लिखा, गिवन लिखने के बाद 2 को अंदर करेंगे मैट्रिक्स के, दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, y को अंदर किया, दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 10/5 के इक्वल है। फिर इन दोनों मैट्रिक्स को देखो अगले स्टेप में ऐड कर दिया, ये 10/5 के इक्वल है। उसके बाद यहाँ से क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट किया, तो x और y में 2 इक्वेशन आ गया। अब देखो लिखने का इसने लिखा कैसे है, एडिंग 1 एंड 2, ये भी छोटी छोटे जो है ना माइन्यूट डिटेल, ये भी लिखा है कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड किया, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू हमने पुट कर दिया फर्स्ट में, तो y की वैल्यू मिल गई, यहाँ भी इसको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। ये सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। अब देखो इसने क्वेश्चन नंबर 13 अब किया सॉल्व। इसमें क्या बोला, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर, एक वेक्टर ये गिवन है, एक वेक्टर ये गिवन है, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे a डॉट बी निकाल लिया, यहाँ पे a डॉट बी 10 मिल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ a निकाल लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ b, फिर देखो क्या लिखा है, वी नो डैट कॉस थीटा का वैल्यू ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसके a डॉट बी का वैल्यू और मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। बट एक छोटा सा यहाँ पे मिस्टेक तो नहीं कह सकते, बट इसको तुम्हें करना क्या होगा कि जब भी तुम्हें 2 वेक्टर के बीच का एंगल बोल रहा है ना निकालने के लिए, ये लिया करो एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब हमें एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना होता है। बिकॉज a डॉट बी का जो वैल्यू है ना, ये पॉजिटिव भी आ सकता है एज वेल एज नेगेटिव भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो हमें कोशिश क्या करनी है कि एब्सोल्यूट वैल्यू, कोशिश नहीं एब्सोल्यूट वैल्यू ही निकालते हैं। यहाँ पे मिस्टेक क्यों नहीं हुआ इससे, क्योंकि ये a डॉट बी क्या मिल गया हमें पॉजिटिव, तो चल गया, निगेटिव होता तो दिक्कत आ जाती। ठीक है, तो यहाँ पे इसके भी यहाँ पे से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बच्चे इसको डिफ्रेंशिएट करना है, देखो कितने अच्छे से लिखा है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, दोनों साइड पहले तो इसने डिफ्रेंशिएट डी डी एक्स ले लिया। उसके बाद देखो log x का डेरिवेटिव cos e पे पावर x के रेस्पेक्ट में 1/cos e पे पावर x, फिर cos x को e पे पावर x के रेस्पेक्ट में करेंगे माइनस साइन e पे पावर x, फिर e पे पावर x को x के रेस्पेक्ट में करेंगे e पे पावर x, फिर x को x के रेस्पेक्ट में करेंगे 1, चेन रूल लगा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइनस साइन ई पे पावर x अपॉन कॉस ई पे पावर x,
क्या हो जाएगा tan ई पे पावर x। हमेशा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, कोशिश करो कि ये, कोशिश नहीं, हमेशा स्मॉल से लिखते हैं, कैपिटल से नहीं लिखते, ठीक है। तो ये बन गया, और यहाँ पे ई पे पावर x, इसमें भी 2 मार्क्स मिल गए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसने 10, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 18 है। देखो यहाँ पे ये सब जो चीज़ होती है ना, ये छोटी छोटी मिस्टेक है, इसमें बेटा आपके मार्क्स कट सकते हैं। ये लिखा हुआ है तो क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तो ऑब्जेक्टिव है। इन सबको ध्यान में रखना, जब भी तुम पेपर सॉल्व करना ना, ये छोटी छोटी बात को ध्यान में रखना, ऐसे नहीं लिखते। यह है क्वेश्चन नंबर 18। एफ एक्स गिवन है, बोला 1 1 ऑन टू प्रूफ करने के लिए, तो 1 1 के लिए ऐसे ही लिखते हैं, 1 1 लिखा, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू, ठीक है। एक चीज़ तुम ऐसे लिख सकते थे कि ऐसे भी मान सकते थे कि लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू R, R क्या हमारा डोमेन, अगर ये लिखते तो ज़्यादा अच्छा रहता। x1 x2 हम लोग कहाँ से उठाते हैं, फंक्शन के डोमेन से, और फंक्शन का डोमेन क्या गिवन है यहाँ पे देख लो, फंक्शन का यहाँ पे डोमेन देखो R2R है ना, यहाँ पे फंक्शन का डोमेन, ठीक है। तो यहाँ से x1 इज इक्वल्स टू x2 हो गया, फिर फंक्शन 1 1 हो गया, फिर एफ एक्स को क्या किया, y 2x के इक्वल किया, फिर यहाँ पे x को y/2 के इक्वल कर दिया, फिर ये y/2 को फंक्शन में डाला तो हमें क्या मिल गया, y मिल गया, तो फंक्शन ऑन टू भी हो गया, बिल्कुल 2 मार्क्स मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, ये साइन इनवर्स साइन 3/5, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले साइन को हमें क्या करना होगा, अपने प्रिंसिपल रेंज में लाना होगा। तो इसका प्रिंसिपल रेंज क्या है, -π/2 टू π/2। तो देखो इसने क्या लिखा है, पहले तो इसने लिख दिया कि 3/5 जो है ये -π/2 से π/2 के बीच में नहीं है, ऐसे ही बच्चे लिखना है तुम्हें। अब इसको रेंज में लाने के लिए हमने फॉर्मूला क्या यूज़ किया है, साइन पाई माइनस थीटा, क्या होता है साइन पाई माइनस थीटा, ये साइन थीटा होता है। सुनो, इसको एंगल को चेंज नहीं कर देना है, याद रखना, साइन पाई प्लस थीटा फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं, गड़बड़ हो जाएगा, एंगल चेंज हो जाएगा। पाई -3π/5, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, ये 3π/5 के ही इक्वल होगा, ठीक है। बट यहाँ से ये एंगल चेंज हो जाएगा, इसका वैल्यू तो साइन 3π/5 के ही इक्वल होगा, बट ये एंगल जो है ना 3π/5 क्या आएगा, ये 2π/5, ये -π/2 से π/2 के बीच में आ गया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2/5, इसमें बिल्कुल इसे 2 मार्क्स मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब बच्चे ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20, देखो x + y 2 मैट्रिक्स गिवन है। देखो बच्चे छोटी छोटी बात को ध्यान में रखो, x और y मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बहुत बच्चे ऐसे करेंगे स्मॉल x + y लिख देंगे। बेटा अगर टीचर मार्क्स काटना चाहेगा ना तो इसमें मार्क्स काट लेगा, आप कॉपी कितनी बार भी रीचेक कराओ ना, उनके पास एक वैलिड पॉइंट होगा। मैट्रिक्स जो होता है हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, बहुत बच्चे करते हैं, इन सब बात को ध्यान ही नहीं रहता है, ना वो क्वेश्चन नंबर लिखेंगे ना ये सिंबल्स को वो बहुत लाइटली लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। देखो इस बच्चे ने कितने अच्छे से लिखा है, कैपिटल X कैपिटल Y, इन छोटी छोटी बात को ध्यान में रखो कि 1 मार्क्स भी हमारा ना कटे। तो x + y क्या हो गया हमारा, ये गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लिया, फिर यहाँ पे देखो ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को ऐड किया तो यहाँ से हमें x मैट्रिक्स मिल गया। अब इस x मैट्रिक्स को हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, देखो लिखा भी है पुट x इन इक्वेशन 1, तो यहाँ से y मैट्रिक्स मिल गया, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये बच्चों हो गया तुम लोगों का वेरी शॉर्ट टाइप। अब आ जाओ शॉर्ट टाइप जो कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि शो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स इज नीदर 1 1 नॉट ऑनटो, ना ही ये 1 1 फंक्शन है ना ही ऑनटो फंक्शन है। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 21, फंक्शन है आर टू आर। देखो बच्चे ने कितने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया, पहले मॉड एक्स को यहाँ पे ना डिफाइन कर दिया, ठीक है, बिल्कुल आइडियल पेपर है, एक फुल मार्क्स लाने वाले बच्चे का बिल्कुल आइडियल पेपर ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अब भले ही इसके कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए 1-2 जगह तो उसमें मार्क्स कट जाए 1-2 नंबर, बट जो 100 में 98 99 या 100 में 100 जो लाते हैं ना, ऐसे ही लिखते हैं बच्चे, कहीं कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं छोड़ते जहाँ पे उनके मार्क्स कट जाए। देखो मॉड एक्स को डिफाइन किया, फिर ये केस 1 लिया,
इसमें बोला कि अगर x का वैल्यू 0 है तो f ऑफ -1 का क्या होगा, 1 वैल्यू होगा। केस 2 लिया, अगर x ग्रेटर देन 0 तो f ऑफ 1 1 होगा। तो f ऑफ -1 और f ऑफ 1 इसका वैल्यू सेम आ गया, तो फंक्शन 1 1 नहीं है, हो गया। ये भी लिख सकते थे केस बना के, या डायरेक्ट भी तुम लिखते कि f ऑफ -1 इज इक्वल्स टू f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 implies f is not a 1 1 फंक्शन। तो इससे भी, इतने से भी काम चल जाता, बट इसने और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब ऑनटो करने के लिए क्या बोल रहा है इसने, ऑनटो करने के लिए लिखा है f इज़ नॉट 1 1, ठीक है। नाउ लेट -1 बिलोंग्स टू आर। -1 जो है इसका डोमेन क्या, फंक्शन का कोडोमेन क्या, सॉरी कोडोमेन क्या, ऑल रियल नंबर। -1 उठाया कोडोमेन से, और यहाँ पे क्या लिख रहा है कि एज एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, दस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू आर सच डैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -1। ये भी स्टेटमेंट लिखने से काम चल गया, इसमें कोई मार्क्स नहीं कटेगा, बिल्कुल एक्यूरेट है, परफेक्ट है। थोड़ा अगर तुम शॉर्टकट अगर ऐसे भी लिख सकते थे ना कि रेंज क्या है फंक्शन का, रेंज क्या है फंक्शन का, मॉडुलस फंक्शन है ना, तो रेंज होगा इसका 0 टू इन्फिनिटी विच इज़ नॉट इक्वल्स टू आर कोडोमेन, ये कोडोमेन के इक्वल नहीं है। हेंस एफ इज़ नॉट ऑनटो, इससे भी काम चल जाएगा, ठीक है। ये अगर लैंग्वेज लिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोशिश तुम्हें क्या करना है कि लैंग्वेज से बचो, बहुत ज़्यादा मैथ्स में ना लैंग्वेज अच्छा नहीं होता है। ऐसे यहाँ तक इतने लैंग्वेज में चल जाएगा, 2-4 पेज 2-4 लाइन से चल जाएगा, बिल्कुल कहानी बनाने लगते हो, वी नो डैट मॉड इज़ दिस फलाना ढिमकाना, उसमें मार्क्स काट लेंगे, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22, इसमें इसको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, कहीं भी कोई मार्क्स काटने का इसने स्कोप छोड़ा ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि इसको क्वेश्चन नंबर 22 इसमें बोल रहा है क्या, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में रखो। देखो बच्चे, इसमें cos x को इसने क्या लिखा, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। cos 2x का फॉर्मूला यूज़ किया है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ भी इसने फॉर्मूला यूज़ कर लिया। साइन एक्स को क्या लिख दिया इसने, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अब फिर 1 को क्या लिख दिया, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 हो गया, ये cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। देखो यहाँ पे एक थोड़ी सी इससे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे देखो cos x बाई 2 माइनस cos x बाई 2 लिख दिया, ये मिस्टेक है। इस पे टीचर को थोड़ा सा ये होता है, इसके इतने नहीं काटते, बट ध्यान में रखना ये सब छोटी छोटी मिस्टेक ना हो। एक पावर कैंसिल हो गया, उसके बाद देखो डिवाइड बाई cos x बाई 2, ये भी लिखा है। बच्चे बोर्ड में ये सब चीज़ मैटर करता है, जो तुम स्टेप बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना है, बहुत कम भी नहीं लिखना है। cos x बाई 2 से डिवाइड किया तो ये बन गया। अब ये तो फॉर्मूले पे आ गया, किस फॉर्मूले पे, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 के फॉर्मूले पे, तो यहाँ पे आ गया पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, बिल्कुल एक्यूरेट है, 4 मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स नहीं काट सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 में ए मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो बोल रहा है कि प्रूव करो ए क्यूब माइनस 23a माइनस 40i एक नल मैट्रिक्स है। तो ए मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर निकाल लिया, कैलकुलेशन यहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ए क्यूब निकाल लिया, यहाँ भी करेक्ट कैलकुलेशन है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड उठाया, ए क्यूब माइनस 23a माइनस 40i ये उठाया, और यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ये नल मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक है। तो इसमें भी फुल मार्क्स मिल गए, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें बोल रहा है कि प्रूव करो कि ये जो डिटर्मिनेंट है ना, ये इंडिपेंडेंट है थीटा से। तो कैसे प्रूव करोगे, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके। डिटर्मिनेंट लिया, यहाँ पे फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दिया, यहाँ पे क्या आ गया माइनस एक्स क्यूब। देखो यहाँ पे लिखा है विच हैज़ नो थीटा टर्म, दस डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। बेटा ये छोटे छोटे चीज़ है ना, ये लैंग्वेज लिखना बहुत मैटर करता है, ठीक है। इसमें भी इसके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, 4 मार्क्स। अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा है, इज़ द फंक्शन डिफाइंड बाई इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। बोल रहा है कि जो फंक्शन है 25 में, क्या ये 0 पे कंटिन्यूस है, 1 पे कंटिन्यूस है, 2 पे कंटिन्यूस है।
देखो सबसे पहले इसने लिया x इज इक्वल्स टू 0, तो 0 पर फंक्शन का वैल्यू 0, 0 पर लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखो यहाँ पे एक मिस्टेक है बच्चे, यहाँ माइनस लिखना होगा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है, यहाँ प्लस लिखना होगा 0 और ये एफ ऑफ 0। यहाँ मार्क्स काटा जा सकता है, अगर टीचर 1 मार्क्स काट लेगा ना या 0.5 मार्क्स काट लेगा तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इस छोटी छोटी बात को ध्यान में रखो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एफ इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम है। फिर यहाँ पे लिखा है एट एक्स इज इक्वल्स टू 1, फिर यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, राइट हैंड लिमिट निकाला, दिखा दिया इक्वल नहीं है, तो एफ इज़ नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। फिर एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो एफ इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो यहाँ भी बस एक ये मिस्टेक था, देखो यहाँ पे प्लस माइनस जो है ना बस यहाँ पे नहीं था। अगर टीचर ने नहीं देखा तब तो मार्क्स तुम्हें नहीं कटेगा, देख लिया टीचर पे डिपेंड करता है, वो 0.5 मार्क्स काट सकता है। ठीक है, तो यहाँ भी इसे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 में। ये इसमें क्या बोल रहा है कि फंक्शन गिवन है और बोल रहा है कि ये पता करो कि ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है पता करो। देखो यहाँ पे फंक्शन लिया, फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, फैक्टराइज कर लिया इसके डेरिवेटिव को, फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल किया तो हमें x का वैल्यू मिल गया -2 और 3। अब इस बच्चे ने क्या किया है वो मैं बता रहा हूँ। -2 और 3 को जब तुम नंबर लाइन पे रखोगे ना तो ये नंबर लाइन 3 इंटरवल में डिवाइड हो जाएगा। एक तो -∞ टू -2 लिया है देखो, फिर -2 टू 3 यहाँ भी लिया है, फिर 3 टू इन्फिनिटी यहाँ ले लिया। अब इसने क्या किया, अगर तुम वेवी का रूल जानते हो तब तो एक ही लाइन में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे इंक्रीजिंग है फंक्शन, यहाँ पे डिक्रीजिंग है फंक्शन, यहाँ पे इंक्रीजिंग है फंक्शन। इसने क्या किया है कि पहले इंटरवल से एक पॉइंट उठाया। ये भी काम कर सकते हो, अगर तुम्हें वेवी का रूल नहीं पता है ना तो ये सबसे बेस्ट मेथड है काम करने का। तुम -∞ से -2 को एक नंबर उठा लिया, देखो इसने क्या किया, इसने ले लिया -3। -3 जो है -∞ से -2 के बीच में, इस -3 को फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में डाला तो क्या मिल गया पॉजिटिव, तो इसका मतलब इंक्रीजिंग। ये भी काम कर जाएगा अगर वेवी का रूल नहीं पता है तो। ठीक है, फिर दूसरा इंटरवल लिया इसने -2 टू 3, देख लो इससे एक पॉइंट उठा लिया क्या 1 को डाल दिया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में नेगेटिव तो डिक्रीजिंग। फिर इसने 3 टू इन्फिनिटी से एक पॉइंट उठा लिया 4, उसको डाल दिया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग। ठीक है, ये भी काम कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 नहीं किया है सॉल्व, 27 मैंने कर रखा है सॉल्व, बता देता हूँ उसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 27 देखो बच्चे, 27 में क्या है इसको देखिए। इस फॉर्म के इंटीग्रल को देखते ही हमें क्या कौन सा फॉर्मूला याद आएगा, e⁴x fx प्लस f'(x) dx, यही आएगा ना याद। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है e⁴x f(x) प्लस c। अब यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिखा, 1 प्लस साइन एक्स को लिखा 2 sin x/2 cos x/2, 1 प्लस कॉस एक्स को लिख देंगे 2 cos² x/2, अलग अलग कर लिया। अलग करने के बाद ये 1/2 sec² x/2, ये बच्चे हमारा f'(x) बन गया। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा cos और cos x/2 कैंसिल, 2 भी कैंसिल, तो यहाँ पे tan x/2। अब ये जो tan x/2 बना हमारा, ये क्या बन गया, ये tan x/2, ये हमारा बन गया fx। tan x/2 का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 sec² x/2, ये f'(x) बन गया। तो e⁴x fx लिख दिया, प्लस का सी आंसर आ गया। और साइड में यहाँ पे ये भी लिख दिया कि हमने कौन सा रिजल्ट यूज़ किया है। अगर तुम ऐसे सॉल्व करोगे ना तुम्हारा 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब आ जाओ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये हो गया इंक्रीजिंग लॉन्ग आंसर टाइप में। आ जाओ बच्चे लॉन्ग, अच्छा ये एरिया वाला भी इसने नहीं किया है शायद, देख लेता हूँ। एरिया वाला किया है इसने बीच में कहीं, यहाँ पे किया है, ये देखो इसने शॉर्ट का ना, ये जो एरिया ऑफ द एलिप्स देखो इस बच्चे ने बनाया है ना, ये देखो डायग्राम नहीं बनाओगे बेटा मार्क्स कट जाएगा।
थोड़ा इससे अच्छा डायग्राम भी बना सकते थे अगर हम कोऑर्डिनेट को मेंशन करते। ए का कोऑर्डिनेट अगर लिखते ए कॉमा ज़ीरो, यहाँ पे ए डैश लिखते, इसका कोऑर्डिनेट माइनस ए कॉमा ज़ीरो, बी यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट ज़ीरो कॉमा बी, यहाँ पे बी डैश इसका कोऑर्डिनेट ज़ीरो कॉमा माइनस बी। बट चलो इसने एटलीस्ट डायग्राम तो बनाया, मैक्सिमम बच्चों ने तो बनाते ही नहीं है। ठीक है, डायग्राम बनाने के बाद इसने क्या किया, यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली प्लस माइनस दिस। ठीक है, ये y का वैल्यू आ गया। फिर ये एरिया को इसने क्या किया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाला, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए जो कर्व आएगा, ये कर्व में y तो पॉजिटिव होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे इसने y का पॉजिटिव वैल्यू ले लिया और लिख दिया है। सिंस ट्रायंगल ओ बी ए इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे इसने ट्रायंगल मेंशन कर दिया है। ये गड़बड़ है, ये जो चीज़ है ना गड़बड़ है। ठीक है, ये अगर टीचर ने देखा, उसे लगता है कि भाई मार्क्स काट सकते तो काट लेगा, लेकिन जनरली ठीक है ऐसे कट सकता है, हमें सही लिखो। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया के लिए इसने पॉजिटिव ले लिया, उसके बाद लिखा एरिया ऑफ द एलिप्स 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी ए। ट्रायंगल नहीं है बच्चे यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये गड़बड़ लिख रहा है, ये ट्रायंगल ओ बी ए नहीं है। एरिया ऑफ द रीजन, यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, एरिया ऑफ रीजन, रीजन ले लो ओ ए बी, ये रीजन ओ ए बी। यहाँ पे ये ट्रायंगल नहीं बन रहा है, ये जो ट्रायंगल लिखा है ना यहाँ पे, इसमें मार्क्स टीचर अगर काटना चाहे तो काट लेगा, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो 4 इंटू एरिया ऑफ रीजन, तो 4 0 से ए तक इंटीग्रेट करना है हमें, इस रीजन में कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 टू ए तक इंटीग्रेट करना है। तो 0 से ए तक हमने इंटीग्रेट किया, y इंटू डी एक्स, वाई का वैल्यू डाल के यहाँ पे इसने आंसर निकाल लिया। ठीक है, क्या आया, पाई ए बी। यहाँ पे भी एक बच्चों मिस्टेक क्या होता है, एरिया, तो एरिया का यूनिट हमेशा लिखते हैं, तो ये चीज़ लिखना मत भूलना है, स्क्वायर यूनिट। इसमें बेटा ये जनरली विजिबल हो जाता है टीचर को, और यहाँ पे जनरली मार्क्स काट लेते हैं, इसको लिखना मत भूलना। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाओ। 28 भी इसने किया है सॉल्व, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे इस कांस्टेंट के लिए इसने ग्राफ बनाया, जिससे इसका लाइन ड्रॉ किया, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ किया, इसके लिए किया। ठीक है, यहाँ तक सही है। एक यहाँ पे तुम लोग करो क्या कि सबसे पहली बात को ध्यान में रखना कि ये जो हाथ से जो लाइन बना रहे हो ना, इसको बनाओ स्केल से लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट इस टाइप का। ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी ठीक है, बट स्केल से बनाओगे ना तो ज़्यादा सही इंप्रेशन जाएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ये शेडेड करना है जिसको, उसको इसने किया है बच्चे ने शेड, ऐसे करना है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो कॉर्नर पॉइंट है उसको हाईलाइट करो बच्चे, ये छोटे छोटे डिटेल है ना, बहुत मैटर करता है। ठीक है, ऐसे हाईलाइट करो और सबके कोऑर्डिनेट को लिखो। जैसे ये 200 है तो 0,200 लिखो, यहाँ पे ये हमारा 50 है तो 0,50 लिखो, सारे कॉर्नर पॉइंट्स को लिखो। ठीक है, इस कॉर्नर पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट लिखो, इस कॉर्नर, और इन कॉर्नर पॉइंट्स को हाईलाइट करो। ठीक है, बिकॉज इन्हीं कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिलता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इस बच्चे ने यहाँ पे क्या किया है कि इसने डायरेक्ट लिख दिया है कि 400 पे मैक्सिमम है, 100 पे मिनिमम है। ये इसको लिखने के लिए ऐसे बच्चे ये बनता है, ये टेबल बनता है, हमेशा याद रखो, ऐसे टेबल बनता है जिसमें हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये सब चीज़ को ध्यान नहीं दोगे तो मार्क्स कट सकते हैं। जो भी कॉर्नर पॉइंट्स है ना, ये जैसे 0,200 यहाँ पे लिखना होगा ए, और यहाँ पे लिखो 0,200 ऐसे करके, और इस पे इसका वैल्यू लिखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। ऐसे करके टेबल बनाओ बेटा, ये टेबल देखते हैं ऐसे करके जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं। उसके बाद इस टेबल से तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करना है। ठीक है, नहीं बनाओगे तो टीचर पे डिपेंड है, चाहे तो 1 मार्क्स काट लेगा। इसने कहीं डायरेक्ट लिख दिया ना कि एट z इज इक्वल्स टू 400 इज़ द मैक्सिमम एट 0,200 एंड मिनिमम दिस पॉइंट पे। ठीक है, ऐसे बनाओगे अच्छा इंप्रेशन होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर उसके बाद हो गया। अब आ जाओ आगे। इसने एक ऑब्जेक्ट ये किया है ना, लॉन्ग आंसर टाइप। बेटा यहाँ क्या जनरल मिस्टेक होता है, इसने तो सही किया है, जनरल मिस्टेक क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ बच्चे। ये हमारा जो लाइन का इक्वेशन है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 30 है। ठीक है, बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसे A1 B1 C1 मान लेंगे, जो ब्लंडर है, मिस्टेक नहीं है, ब्लंडर है। ठीक है, तो इसको इसने इस बच्चे ने तो सही किया है, इसे बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। बिकॉज लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन A1 ऐसे लिखना होगा, वाई माइनस बीटा अपॉन B1 और z माइनस गामा अपॉन C1 ऐसे होता है ना। तो x पहले होगा, x y और z का जो कोफिशिएंट होता है ना 1 होता है, तो यह पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। उसके बाद ये तब बनेगा हमारा A1 B1 C1। ठीक है, तो यहाँ इसने लिखा है, सही किया A1 B1 C1। फिर ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे इसने A2 B2 C2 निकाला है और लाइंस कोऑर्डिनेट है, तो ये A1 B1 C1 क्या है, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो। A2 B2 C2 क्या है, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो। और ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, इसका ये मतलब है कि डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0 होगा, जो इसने यहाँ पे किया है। ये आंसर बिल्कुल सही निकाला है। यहाँ पे थोड़ा सा विजिबल नहीं है, फुल मार्क्स आ जाएंगे इसे, 6 मार्क्स। यहाँ पे उसके बाद जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला किया, थोड़ा ये ब्लर हो गया, इसने भी ये क्वेश्चन सही किया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। ठीक है, इसने भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला सही यूज़ किया है, यहाँ भी इसे फुल मार्क्स आ जाएंगे बच्चे। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मैक्सिमम चांस है आने का इस पर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला भूलना नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 देखो इसने क्या किया है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे ही मुझे ये y अपॉन एक्स दिखता है, वैसे ही मुझे पता चल गया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारा, ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो, यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकाल लिया, सॉल्व करना होता है ऐसे करके। अब यहाँ पे मैंने तुम लोगों को एक छोटा सा मिस्टेक बताता हूँ, क्या होता है बच्चों को। तुम लोग क्या करते हो कि यहाँ पे इसने कहीं नहीं लिखा है कि फर्स्ट शो डैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। क्वेश्चन जनरली ऐसे भी होता है कि शो डैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस एंड सॉल्व। तो अगर कभी भी ऐसा लिखा हो स्टेटमेंट कि डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, तो हमें पहले प्रूव करना होता है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। बहुत बच्चे क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट सॉल्व करने लगेंगे, प्रूफ नहीं करेंगे होमोजीनियस नहीं है, तो उसमें मार्क्स कटवा लेंगे अपना, फिर बोलेंगे मैंने तो सही किया तभी हमारे मार्क्स कट गए। इसमें मेंशन नहीं है, इसका मतलब कि इसमें तुम्हें होमोजीनियस प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन में हो कि प्रूव दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस एंड सॉल्व, तो तुम्हें प्रूफ करना होगा। ठीक है, कैसे प्रूफ करते मैंने कई बार बता रखा है। ये सब जो कैलकुलेशन होता है बच्चों, इसको बहुत ध्यान से किया जाता है कैलकुलेशन, इसने बिल्कुल करेक्ट किया है कैलकुलेशन। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाला, होमोजीनियस के लिए क्या करते हैं, y को वी एक्स माना, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किया, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू डाला, यहाँ पे y अपॉन एक्स का वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो गया, इस साइड हमें मिला tan v डी वी, यहाँ पे 1 अपॉन वी डी वी, और यहाँ मिला 1 अपॉन एक्स डी एक्स। tan v डी वी का फॉर्मूला यूज़ किया, 1 अपॉन वी डी वी का फॉर्मूला यूज़ किया, 1 अपॉन एक्स का किया। उसके बाद v की जगह क्या डाल दिया, y अपॉन एक्स। बच्चे देखो, यहाँ पे भी अगर तुम अपने आंसर को छोड़ दोगे ना, तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। अगर तुम लास्ट में इस v की जगह y अपॉन एक्स को रिप्लेस नहीं करोगे, तो मार्क्स काट लेंगे, ध्यान में रखना इस बात को। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये तो कर ही दिया हमने क्वेश्चन डिस्कस, ये भी कर दिया। अब इसने और वाले में 2 क्वेश्चन हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 31 का ये जो और है ना बेटा, ये देख लो, ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इस साल आने के बहुत सारे चांसेस हैं इसको, और ये क्वेश्चन मैं क्लास में कई बार करा चुका हूँ तुम लोगों को। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी देख लो। ये बोल रहा है कि इस डिफरेंशियल ये इंटीग्रल को सॉल्व करो, हमने आई माना। ठीक है, उसके बाद बच्चे ये प्रॉपर्टी लगा दिया। ठीक है, 0 to a एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बोला, प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद इसे सेकेंड इक्वेशन बोल दिया, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया 2i। फिर इन दोनों का क्या है,
अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है तो ये इंटीग्रांड ऐड हो जाएगा, इसको हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे देख लो। फिर ये log x प्लस log y, ये हमारा log x प्लस log y क्या होता है, log x इंटू वाई, तो यहाँ प्रोडक्ट में आ गया। देखो फॉर्मूला भी साथ साथ में मेंशन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। फिर हमने 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब ये फॉर्मूला क्या बन गया, साइन 2x अपॉन 2। फिर log की प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ कर ली, ठीक है। log a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस log b। फिर इंटीग्रल को अलग कर लिया, ये हमारा आ गया log साइन 2x, और यहाँ तो 2 को log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रल x हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको हमने सॉल्व कर लिया, x 0 टू पाई बाई 2, ये सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे इसको ना हमने साइन 2x, इस इंटीग्रल को ध्यान देना, किस इंटीग्रल की बात कर रहा हूँ बच्चे, इस इंटीग्रल को हमने क्या मान लिया, I1। अब इसको अलग निकाला, यहाँ पे देखो I1 माना, अलग निकाला। फिर यहाँ पे 2x को t बोला, फिर दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किया, तो हमें क्या मिला, हमें dx का वैल्यू मिल गया dt/2। फिर जब हम डेफिनेट इंटीग्रल में जब भी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लिमिट भी चेंज करते हैं, जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया है उसी के अकॉर्डिंग लिमिट भी चेंज करते हैं। तो हमने 2x को t बोला है तो पहले x की जगह लोअर लिमिट डालेंगे, तो लोअर लिमिट डाला तो x का वैल्यू 0 तो t का वैल्यू 0, फिर x का वैल्यू अपर लिमिट डाला तो t इज इक्वल्स टू पाई। तो यहाँ पे I1 हमारा इस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे dx की जगह dt/2 डाला तो ये हमारा I1 इस इंटीग्रल में बच्चे कन्वर्ट हो गया, ये देखो। अब यहाँ पे अगेन एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर अपर लिमिट माइनस एक्स, ध्यान से सुनना, ये फंक्शन में अपर लिमिट माइनस एक्स डालो, मतलब क्या डालेंगे, पाई माइनस टी, इस टी की जगह पे ना, ये जो टी दिख रहा है ना, इस टी की जगह पे पाई माइनस टी डालो, ठीक है। अगर सेम फंक्शन आ गया तो क्या होगा, अपर लिमिट हाफ हो जाएगा, एक 2 बाहर आ जाएगा। अगर डेफिनेट इंटीग्रल में अपर लिमिट माइनस एक्स डालने पे अगर सेम फंक्शन आ गया तो अपर लिमिट को हाफ कर देते हैं और एक 2 बाहर निकाल देते हैं, प्रॉपर्टी हमारा। तो यहाँ पे पाई माइनस टी डालेंगे तो साइन पाई माइनस टी क्या होता है, साइन टी, सेम फंक्शन आएगा। तो देखो अपर लिमिट को हाफ कर दिया, 2 बाहर निकाल दिया, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो I1 का ये वैल्यू आ गया। अब ये तो हमारा I के इक्वल है। चलो उससे भी पहले I बोलने से पहले हमने T को X बोल दिया, वेरिएबल चेंज करने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो T को X बोला तो I1 किसके इक्वल आ गया, I के इक्वल आ गया। अब ये I1 का वैल्यू यहाँ पे है ना, हमने माना है यहाँ पे, इसकी जगह पे I लिख दिया, ठीक है, यही I1 है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐसे ही तो आएगा, 2I इज इक्वल्स टू I माइनस पाई बाई 2 log 2, ठीक है। तो यहाँ से इस I को इधर ले आओ तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 log 2, ये हमारा आंसर हो गया। बेटा इस क्वेश्चन को ना 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो भी मैंने साथ में लिख दिया है, कौन कौन सा फॉर्मूला इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया है। 27 तो कर दिया डिस्कस। हाँ, क्वेश्चन नंबर 32 का और देख लो, ये और देख लो। प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल में। तो कैसे प्रूफ करेंगे, अगर किसी भी फंक्शन को किसी पर्टिकुलर इंटरवल में हमें इंक्रीजिंग प्रूफ करना है, इसका मतलब क्या है, उस फंक्शन को उस पर्टिकुलर इंटरवल में, उस फंक्शन के डेरिवेटिव को अगर मैं 0 से पाई बाई 2 के बीच में पॉजिटिव दिखा दूं तो प्रूफ हो जाएगा फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले आंख बंद करके हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट करना शुरू किया। इधर लगेगा हमारा क्वोशिएंट रूल, लगाया, थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में 1, डिफरेंशिएट करते करते यहाँ पहुँचे। अब डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, क्वोशिएंट रूल क्या होता है, ये बताने की अब ज़रूरत नहीं है इस टाइम में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी जनरली क्या होता है, बच्चे मिस्टेक करते हैं कि वो डायरेक्ट लिखेंगे इट इज़ पॉजिटिव। अब यहाँ पे फिर टीचर पे डिपेंड करता है, तुमने स्किप किया है इसको, स्टेप्स को, तो टीचर अगर मार्क्स दे दे तो बहुत अच्छी बात है, चाहे तो काट सकता है। तुम्हें लॉजिक देना होगा ना कि ये जो चीज़ है क्यों है भैया ये पॉजिटिव, ये लॉजिक तो देना होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लॉजिक दिया, थीटा हमारा 0 से पाई बाई 2 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में,
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस थीटा पॉजिटिव है, तो ये चीज़ पॉजिटिव है। अब कॉस थीटा -1 से 1 के बीच में है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा भी -1 से 1 के बीच में होगा। उसके बाद हमने क्या किया, 4 ऐड कर दिया, तो 4 माइनस कॉस थीटा क्या हो गया, 3 to 5 के बीच में, 3 to 5 के बीच में, इसका मतलब 4 माइनस कॉस थीटा इज पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे भी तुम सोचो कि 4 माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ अगर हमारे पास, और कॉस थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में, तो ऑन द होल ये पॉजिटिव होगा। 4 माइनस कॉस थीटा निगेटिव कब होगा, ये 4 माइनस कॉस थीटा कब निगेटिव होगा, जब कॉस थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 4 हो, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कॉस थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है। तो तुम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो इज ग्रेटर देन 0, इससे भी काम चल जाएगा। बट अगर तुमने ये मेंशन नहीं किया कि ये क्यों पॉजिटिव है, तो मार्क्स काटे जा सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। मैंने तो सारे स्टेप्स दिखाए हैं, ये प्रूफ किया है कि 4 माइनस कॉस थीटा क्यों पॉजिटिव है, और ये डिनोमिनेटर में तो भैया ये तो स्क्वायर लिखा है, तो ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये चीज़ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का प्रोडक्ट लो, डिवाइड करो पॉजिटिव। यहाँ पे लिखा है फ्रॉम 1 and 2, ये हो गया हमारा पॉजिटिव। तो एफ डैश थीटा पॉजिटिव हो गया फॉर ऑल थीटा ग्रेटर देन लाइज बिटवीन 0 to π/2, हेंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग बिटवीन 0 to π/2, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बच्चे, इसमें क्वेश्चन नंबर 30 का जो और है ये देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाई ए एंड बी आर 1/2 and 1/3। ए और बी किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/2 1/3। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। बेटा होता क्या है कि जब भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है और जिस इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, तो मैंने तुम लोगों को क्लास में कई बार बता रखा है कि हमें इवेंट जो होता है ना, वो हमेशा लैंग्वेज के फॉर्म में होता है। हमें लैंग्वेज को, पहले इवेंट को सेट के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, फिर प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। और देखो स्टेप क्या है लिखने का, पहले तो हमने बोला कि E1 और E2 दो इवेंट लिया, बी द इवेंट दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड इंडिपेंडेंटली बाई ए एंड बी। प्रॉब्लम ए और बी ने इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम सॉल्व किया, इसकी प्रोबेबिलिटी E1 और E2 है, पहले तो हमने लिख दिया, मेंशन कर दिया। तो ए ने इंडिपेंडेंटली सॉल्व किया, इस इवेंट को हमने E1 बोला, E1 का प्रोबेबिलिटी 1/2 गिवन है, E2 का प्रोबेबिलिटी 1/3 गिवन है। सिंस द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड इंडिपेंडेंटली, प्रॉब्लम सॉल्व किया गया है इंडिपेंडेंटली, मतलब कि अगर ए प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो बी के सॉल्व करने पे कोई फर्क नहीं डालता है, मीन्स ए और बी हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट है, E1 और E2 इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्वेश्चन में ही बोल रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लिया हमने, क्या मिल गया 1/6। अब यहाँ पे ये लैंग्वेज में क्या बोल रहा है, द प्रॉब्लम इज सॉल्व, तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, मतलब E1 और यूनियन E2 हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी किसकी, E1 यूनियन E2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस इंटरसेक्शन ले लिया, सब गिवन है हमारे पास, आंसर आ गया 2/3। समझ रहे हो बात को, प्रॉब्लम इज सॉल्व, प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा, जब ए प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, बी ना करे तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जब बी कर ले ए ना करे तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, या दोनों कर ले तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी या E1 यूनियन E2, E1 यूनियन E2 में तो सब आ गया ना, ए के प्रॉब्लम सॉल्व करने की भी प्रोबेबिलिटी आ गई, बी के भी सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी आ गई, दोनों के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब सेकंड में क्या बोल रहा है, सेकंड में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, इसका मतलब ए करे बी ना करे प्रॉब्लम सॉल्व, बी करे ए ना करे, ये बोल रहा है। मतलब इवेंट E1 अकर हो तो E2 अकर ना हो, E1 नहीं अकर हो तो E2 अकर हो जाए, इसके यूनियन की प्रोबेबिलिटी बोल रहा है। तो ये जो दोनों इवेंट है ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो बीच में प्लस कर दिया। अब ये वाला, तो अगर इवेंट E1 एंड E2 इंडिपेंडेंट है, तो E1 और E2 कंप्लीमेंट ये भी इंडिपेंडेंट होगा, E2
E1 कंप्लीमेंट एंड E2 ये भी इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, ये भी इंडिपेंडेंट होगा। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कंप्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कंप्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो E2 कंप्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, E1 कंप्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। अब इसका वैल्यू प्लग किया, ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ये हमने फाउंडेशन पेपर को डिस्कस किया। मैंने इस वीडियो लेक्चर को अगर तुमने पूरा देखा है, तुम्हें बहुत माइन्यूट चीज़ जो तुम छोड़ते हो, क्वेश्चन तुम्हें आता है, सॉल्यूशन आता है, बट जो तुम्हारे जो छोटे छोटे जिसको कहते हैं ना सिली मिस्टेक्स जो बोलते हैं, जो तुम करते हो, अगर इस वीडियो लेक्चर को तुमने पूरा देखा है तो तुम्हें ये तो समझ में आ गया होगा कि गलती कहाँ होती है जिससे हमारे मार्क्स कटते हैं। जबकि हमने क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किया होता, आंसर भी निकाला होता है, तो भी 2 4 5 मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि तुम्हें वो छोटे छोटे एरर बताऊं जो तुम पेपर सॉल्व करने के दौरान करते हो, वो सब काम नहीं करना। एक अच्छे बच्चे का हमने क्या लिया है, एक क्वेश्चन पेपर भी लिया है, तो ये भी तुम्हें पता चला कि कैसे करते हैं हम सॉल्व, पहली बात। दूसरी बात क्या कि क्लास अटेंड करना है, जो डाउट होगा तुम लोग पूछो, वीडियो लेक्चर देखा करो, ठीक है, मुझे लास्ट में नहीं स्टार्टिंग में ही बोलना चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।